नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आई एम न्यू इंडिया यानी नए भारत की नई तस्वीर जो प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखी है, उस सीरीज में आज हम बात करेंगे किसानों की, क्योंकि जब चुनाव में जो बड़ी जीत है उसके बाद जब होली के अवसर पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जो 2022 तक एक बड़ा विजन है सरकार का, वो है किसानों की आमदनी को दोगुना करना। और केंद्र सरकार की कोशिश खेती को फायदे का सौदा बनाने के साथ साथ 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की भी है। इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। इसका लाभ देश के किसानों को कैसे पहुंच रहा है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से किसानों के कल्याण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद हर साल कृषि बजट को बढ़ाया गया है। देश के किसानों को फसल बीमा का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को कम प्रीमियम में अधिक लाभ देने की सुविधा दी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है। केंद्र सरकार ने आपदा से फसलों को होने के नुकसान के मानकों में परिवर्तन करते हुए इसे 50% से घटाकर 33% कर दिया। साथ ही भुगतान की राशि को भी 1.5 गुना कर दिया गया। किसान को उसकी जमीन की उर्वरक क्षमता की जानकारी देने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार देश में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। इससे किसान खेत में जरूरत के हिसाब से उर्वरक और पोषक तत्व का प्रयोग कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यूरिया के होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मुहैया कराने के लिए इसे पूर्ण रूप से नीम लेपित किया गया। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख कंपोस्ट खड्डों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को उपज का सही मूल्य मिल पाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की। इस योजना में देश की 525 मंडियों को मार्च 2018 तक ई मार्केट प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ा जाएगा। किसान देश की किसी भी मंडी में नेट के माध्यम से अपनी उपज को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। किसानों को मौसम और कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए 4 मोबाइल ऐप्स की भी शुरुआत की गई है। सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। हर किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। मनरेगा के तहत पूरे देश में 5 लाख फार्म तालाब और कुएं बनाने का काम भी जारी है। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश खेती को फायदे का सौदा बनाने के साथ साथ 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खास सीरीज में हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं तजामुल हक साहब, जो कि एक जाना माना नाम है, कृषि विशेषज्ञ, नीति आयोग से जुड़े हैं, एडवाइज़र हैं और चेयरमैन जो वहाँ की लैंड पॉलिसी है उसके भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। और कृषि मामलों पर खासतौर पर जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर पैनी नज़र रखने वाले हरवीर सिंह, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और बनी भास्कर के संपादक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरवीर जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हक साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात है, हम समझ नहीं पाए कि अभी जो एवरेज आमदनी है वो कितना मान रही है सरकार और वो उसको कितना बढ़ा के किस लेवल तक ले जाना है। पहले पर्सपेक्टिव पे रखें, उसके बाद फिर जो अगर आप लेटेस्ट जो आंकड़े देखें 2012-13 का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है, तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से पूरे कंट्री का औसत जो आमदनी है किसानों की एक फैमिली का, बेसिकली किसान का मतलब किसान पर कैपिटल नहीं, ठीक है, एक फैमिली का, वो 3081 रुपया आता है क्रॉप फार्मिंग से। मतलब अगर खाली आप क्रॉप करते हैं तो, और बाकी सारे सोर्स को मिला ले तो सारे मिला के 6447 रुपये। ये महीने की है? ये एक महीने में एक फैमिली का है। अच्छा, तो अगर साल का भी ले ले तो कितना होगा? 6 गुना, बड़ा गुना और कर दीजिए, 72, मतलब 80,000 90,000 के आसपास का है। हाँ, ये है एक फैमिली का पूरा इनकम। तो उसी में उनको पूरा खर्चा भी चलाना है और पढ़ाई लिखाई बच्चों का, हेल्थ केयर, सारे कुछ करना है। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, उससे तो इससे भी आधा है। और बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, इसमें आमदनी और कम है। तो ऐसी हालत में जब तक किसानों का इनकम आप बढ़ाएंगे नहीं तो 2 प्रॉब्लम्स उसमें पूरा इकोनॉमी को है। एक इकोनॉमी है कि इंडिया इतना बड़ा देश है, अगर एग्रीकल्चरिस्ट का इनकम बढ़ेगा
तो एक डिमांड बढ़ेगा हर एक प्रोडक्ट्स का, डिमांड का, इंडस्ट्री सेक्टर्स का भी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। दूसरा है कि इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल्स है काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर से ही आता है, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ का सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो दूसरे सेक्टर्स में होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि डबल करने का जो ये है, तो पिछले हमने जो 10 सालों में देखा है तो उसमें जो बढ़ा है, बढ़ोतरी का जो एवरेज रेट है, अगर आप नॉर्मल प्राइस के हिसाब से भी देखें तो 3.5% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। और अगर कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स के करके देखें तो वो है, बाकी अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह करके देखें तो 5% के आसपास मान लीजिए। लेकिन तो इस हिसाब से अगर आप करने जाएंगे डबल इनकम, मुश्किल ही नहीं होगा, 20 साल लगेगा, 14 से 20 साल। तो अभी टाइम हमारे पास 5 साल 6 साल का है। 5 साल 6 साल में करने के लिए आपका पिछले जिस तरह से आप एफर्ट कर रहे हैं उससे 3 गुना एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, सरकार ने इनिशिएटिव्स अच्छे लिए हैं। तो हरवीर जी, अब चूंकि आप मनी भास्कर से आते हैं और जो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है 72 वाला, उसके हिसाब से अगर आपको दोगुना करना है 5 साल में तो कम से कम 12% की ग्रोथ है एग्रीकल्चर में चाहिए होगी। वो आएगी कैसे? और ये तो पूरा का पूरा जो आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत होगी, सुधारों की अगर बात करें कृषि क्षेत्र में, कैसे होगा इस? देखिए 11-12% की ग्रोथ का तो अभी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली इसमें बोल दूं कि हम लोग जैसे इस साल 4% की दर से बढ़ेंगे और हो सकता है, और बाकी तमाम सारे उपाय जो सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री ग्राम ये जो सिंचाई योजना है, या हम लोग सॉइल की हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, या मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें साथ है। प्रोडक्टिविटी की अपनी एक सीमा है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते उस रास्ते से। ठीक है। और उसके लिए आपको जो बाकी उसके जो पार्ट्स हैं कि आप इनकम इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक है, आप बेहतर वैरायटी सीड्स की ला सकते हैं। दूसरे जो जहाँ एक फसली जमीन है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तो जाहिर सी बात है उन किसानों की आमदनी, अगर आप वहाँ सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे, 2 फसली हो तो ये आमदनी बढ़ जाएगी। बट पूरे देश का पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको स्टैग्नेंट हो गई है प्रोडक्शन, जो है एक लेवल उससे आगे नहीं जाएगा, तो वहाँ आपको क्रॉप पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से उस तरह का अप्रोच आपको समग्र नीति बनानी पड़ेगी और जमीन पर काम करना पड़ेगा। इसमें केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक राज्य सरकार उसी तरीके से काम नहीं करेंगी तब तक हम लोग उस दिशा में जो उद्देश्य है उसको हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जामुन साहब, राज्य सरकारों की बात की हरवीर जी ने, लेकिन राज्य सरकारों को भी शायद बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा और शायद हर राज्य का एक अलग मॉडल होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं बिहार में समस्या दूसरी है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी समस्या दूसरी है, और पंजाब की समस्या अलग तरह की दूसरी है। बिल्कुल, पंजाब का जो समस्या है आज के दिन में यील्ड लेवल काफ़ी प्लेटू में हो गया है, उस पर फर्दर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए इकोनॉमी में। डाइवर्सिफिकेशन अगर वहाँ नहीं हुआ प्रॉपर, नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन खास करके, तो एग्री बिजनेस वगैरह डेवलप करके, तो ना कोई रूरल फार्मिंग में इंटरेस्ट होगा और ना आगे कुछ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हो पाएगा। वही दूसरे एरिया जो है वेस्टर्न इंडिया खास करके, जहाँ ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल्स है, यील्ड बहुत ही लो है, इनकम बहुत ही लो है, वहाँ थोड़ा सा भी अगर एफर्ट करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। और अच्छा इम्पैक्ट के लिए 2 चीज़ें हैं, जैसे है अभी एज ऑन टुडे जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसी को ही अगर ढंग से आप इम्प्लीमेंट करें तो उसी से यील्ड आपका 2 गुना हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर उनको एश्योर्ड प्राइस और मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाए, जो मार्केट में कम से कम फ्लैक्चुएशंस ना हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वही कम से कम उनको मिल जाए, तो फिर भी एक गारंटी हो जाएगी कि मिनिमम इनकम की। लेकिन वो भी नहीं हो पाता क्योंकि परचेज सेंटर्स वो होता ही नहीं है, गोडाउन फैसिलिटीज है ही नहीं। तो ये सारे प्रायोरिटाइज करके सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें और सारे सिस्टम को एक्टिवाइज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर पूरा सदर्न रीजन्स जाइए या एरिड एंड सेमी एरिड ट्रॉप्स में जाइए तो वहाँ भी एक तरह का ऑफ फार्म नॉन फार्म डाइवर्सिफिकेशन की सख्त ज़रूरत है। यील्ड लेवल को एक लिमिट से बियॉन्ड बढ़ा नहीं सकते आप, और क्रॉपिंग पैटर्न्स में जब तक आप चेंजेस नहीं करेंगे तो वो भी नहीं होगा। लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि कैसे कम से कम खर्चा
करके वो ऐसी वैरायटी हो जो कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको उपज दिला सके। और साथ साथ अगर आपके पास जैसे सरकार ने पहल किया है कि एक पूरा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम डेवलप करने के इनाम के थ्रू से, उसको अगर पूरी सारे जैसे अभी आज के दिन में 6,700 से ऊपर होलसेल मार्केट्स हैं, अभी 585 की बात हम कर रहे हैं इंटीग्रेट करने की, तो फिर भी फायदा इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसको और फोकस करके मार्केटिंग रिफॉर्म्स को और स्पीड अप करके, और इसी तरह से मैंने जैसे कुछ काम किया था अभी कि एक लैंड लीजिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि लैंड लीजिंग को आप अगर लीगलाइज कर देंगे तो आज के दिन में 26 मिलियन हेक्टेयर देश में फैलो लैंड है, इसी डर से कि अगर आप कोई जमीन दूसरे को दे तो जमीन चली जाएगी, फैलो रखते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि कोई किसी तरह का लोगों को डर ना रहे लीज आउट करने में, और वो 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है उसके यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, और जो टेनेंट फार्मर जिसको क्रेडिट नहीं मिलता है क्रेडिट मिले। क्रेडिट मिलना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, खास करके डबलिंग फार्म्स इनकम का कॉन्टेक्स्ट में। आज के दिन में सारे फार्मर्स ऋण से जकड़ा हुआ है, खास करके सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की क्रेडिट की, और क्रेडिट पे मुझे लगता है पूरा अच्छे से हमें बहस करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो ये जो बहस चल रही है कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए या नहीं, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास प्रोग्राम। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। चर्चा हम कर रहे हैं कि 2022 तक विजन है किसानों की आमदनी को दोगुना करने का, उसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। हरवीर जी, ये जो किसानों को कर्ज का मुद्दा हक साहब ने उठाया ब्रेक के पहले, वो उसको एड्रेस करना कैसे संभव हो पाएगा, और सबसे बड़ी बात जो कर्ज माफ़ी की बात चल रही है उसकी दिशा क्या दिख रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किसान की आमदनी दोगुनी हो। किसी भी काम धंधे में आमदनी बढ़ाने का जब आप प्लानिंग करते हैं, उसको बिजनेस की तरह से आप देखते हैं। जब तक आप खेती को बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे, एग्री बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे, एक किसान की अपनी जो काम करने का उसकी जो लैंड होल्डिंग्स है, उसका जो काम धंधा है, उसको एक यूनिट की तरह आप देखिए। यूनिट को क्या चाहिए? यूनिट को एक जो कैपिटल है, उसके लिए जो बेसिक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन उसके पास है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, उसके लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा, वो है आपका कर्ज का रास्ता। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का अभी भी जो हिस्सा है वो कृषि के लिए बहुत कम जाता है। इवन जो हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जब बात करते हैं, तो हमारे बैंक्स क्या करते हैं, वो पैसा नहीं देते और उसको आप फिर जो RIDF वगैरह में ट्रांसफर कर देते, वहां से भी आप ब्याज कमा लेते हैं। तो एक तो उसको पैसा मिलता ही नहीं है। खेती घाटे का सौदा है, सब लोग इस बात को कह रहे हैं, तमाम सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो अगर किसी ने आपसे पैसा लिया और उसको घाटा हो गया, तो उसकी किसी को तो मदद करनी पड़ेगी। मदद कौन करेगा? भारत एक वेलफेयर स्टेट है, सरकार है हमारी, सरकार मदद करेगी, करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग 7 लाख करोड़ का जो कॉर्पोरेट का जो कर्जा है, उसके रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बैड बैंक बना दिया जाए, ये पैसा वहां जाए, बैंक्स हेयर कट लें, कुछ सरकार अपने पास से करें। देश के किसानों का अगर 70-80 हजार करोड़
का जो कर्जा है, और उसमें भी जो हजारों किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज की वजह से, क्योंकि वो मनी लेंडर के पास जाते हैं। ये सिर्फ रास्ता ये नहीं है कि जो कर्जा है वो माफ हो जाएगा, ये एक बड़ा रास्ता है कि जो वो आगे कर्ज नहीं ले पाता, उसकी वजह से उसके जो काम धंधे को आगे बढ़ाने का जो जरिया उसका खड़ा होना है, उसका रास्ता भी खुलेगा ना। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और और ये दायित्व बनता है सरकार का, क्योंकि हम मानते हैं। आप ये बताइए मुझे कि किसान ने अपना उत्पाद बनाया, उसका दाम मार्केट तय करता है, सरकार तय करती है। अगर दाम ज्यादा होने लगता है तो पॉलिसी चेंज करके इंटरवीन होता है कि हम इंपोर्ट कर सकें, लेकिन दूसरे किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं होता। अब मैं शुगर केन फार्मर्स की बात करूं, रंगराजन कमेटी का फॉर्मूला आया कि चीनी के दाम से गन्ने का दाम तय होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट का दाम मार्केट में कंज्यूमर देगा, रॉ मटेरियल का सबसे पहला रॉ मटेरियल उसके हिसाब से तय होना क्यों होना चाहिए? क्यों गन्ने के दाम से चीनी का दाम तय नहीं होना चाहिए? क्या आप स्टील का दाम जो है आपके आयरन और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे तय होता है ना? आपकी गाड़ी का दाम स्टील और जो उसमें रबर लगती है, टायर लगते हैं, जो बाकी चीजें लगती है, उससे तय होता है। तो बेसिकली जब तक हम खेती को एक बिजनेस यूनिट की तरीके से नहीं सोचेंगे, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है और जो क्रेडिट है उसकी भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में अगर किसी तरीके से उसे दिक्कत है तो उसकी मदद करना ये दायित्व बनता है। और हमारा बैंकिंग सेक्टर का एक वर्ग है और लिबरल इकोनॉमिस्ट का एक वर्ग है जो हमेशा इसका विरोध करता है, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं लाखों तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, उसको वो सपोर्ट करते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, चूंकि आप नीति आयोग में हैं और पॉलिसीज बनाने के लिहाज से नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, ये एग्रीकल्चर को पूरे जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे, उससे कैसे बाहर ले जाया जाए और कैसे एक जो विजडम वाला इकोनॉमिक्स है उसमें अप्लाई किया जाए और वाकई इस दिशा में कदम उठाया जाए कि आमदनी दोगुना हो पाए? मैं तो अपना पर्सनल व्यू दे सकता हूँ, नीति आयोग की तरफ से तो नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसानों का जब तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इफेक्टिव नहीं होगा तब तक वो अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, आप देखिए आज़ादी के टाइम से एक मूवमेंट चल रहा था कि देश जब आज़ाद होगा तो किसान हमारे को फील करेंगे आज़ाद पूरी तरह से, क्योंकि मनी लेंडर से जो जकड़े हुए थे पहले, तो उससे मुक्ति मिलेगी और अपना एक चलने का रास्ता मिलेगा। अभी तक गलत नीतियों के चलते ही अभी ऐसा हालात हो गया, धीरे 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 खराब होते होते हो गया। प्रधानमंत्री जी ने सही सोचा कि उनके हालात को इम्प्रूव करना है, एक इनकम को भी डबल करना है, उसके लिए सबको लगा दिया, सारे मशीनरी को कि आप ये काम करिए, कुछ प्रायोरिटाइज करिए, कैसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करके, कंसल्टेशन करके कैसे उसको अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करिए। तो नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट रोल इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आज के दिन में स्टेट गवर्नमेंट के बिना, खास करके एग्रीकल्चर में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कितने भी अच्छी नीतियाँ बनाएं, तो कई चीज़ें हुए हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन से ही आपको करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस जारी है, नीति आयोग कर रही वो अपना काम। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जब तक क्लियर एक ये स्ट्रेटेजी हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, जैसे हमने कहा है कि किसी भी देश में एग्रीकल्चर इसका इम्प्रूवमेंट तभी हुआ कंडीशन में जब इंटीग्रेटेड एक सपोर्ट सिस्टम उनको मिला। कोई भी ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको, चाहे चाइना चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, कहीं भी, कि किसानों को बिना सपोर्ट का वो सही तरीके से वो जिंदा है या आगे चल पा रहा है। तो जब दूसरे देश देते हैं तो हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए। एक नॉर्मल एटीट्यूड होता है कि अभी उतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे वो टाइम ही नहीं मिलेगा, वो मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि हालात इतना ख़राब है किसानों का। तो किसानों को बेसिकली इमीडिएटली 2-3 चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। एक क्रेडिट वाला या इंटरेस्ट रेट माफ़ करने की जो बात है, ये कई सालों से मैं इस बात को कह रहा हूँ, और इस पर मेरे ख्याल से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर वही ऋण में फंसे ही रह जाएंगे और कभी भी गरीबी से वो ऊपर आएंगे नहीं। और गरीब जो सरकारी आंकड़े हैं, वो सरकारी आंकड़ों को आप उतना मत मानिए। आज के दिन में जो एनएसएसओ का सर्वे ही है कि जो भी मार्जिनल फार्मर्स है उसमें से 5-7% को आप छोड़ दें तो सारे 85% है, और दैट मीन्स 80% करीब फार्मर्स जो हैं इस देश में, मार्जिनल फार्मर्स इस तरह के हालात में हैं कि वो एक पैसा बचाते नहीं, अपने आप सेविंग उनका कुछ नहीं है। एनएसएसओ का डेटा बताता है जो भी वो इनकम करते हैं वो खर्च हो जाता है। तो आप कन्विंस हैं कि इस अगर ऐसा होता है तो इसका मिसयूज बहुत कम होगा, ज़्यादातर लोगों को फायदा ही मिलेगा? बिल्कुल सबको फायदा ही मिलेगा। और आगे एक बार जब तो उनको खड़ा नहीं करेंगे इस तरह से ऋण मुक्त करके, तो आगे चलने की स्थिति में नहीं है। खास करके पिछले 2 साल में जो ड्रॉट हुआ, सीवियर ड्रॉट था पूरा कंट्री में, उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है।
और इस बार फसल थोड़ा सा अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून ठीक था। तो हरदम मानसून के ऊपर भी हमें नहीं डिपेंड करना है, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करना है, सिस्टम में रेजिलियंस और सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि इस तरह का सिचुएशन आए ही ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, फार्मर्स का वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे मैंने कहा, किसानों का इनकम बढ़ेगा तो पूरा देश खुशहाल होगा, क्योंकि इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर भी डेवलप करेगा। तो हरवीर जी, लेकिन ये पॉलिसी कब तक चलेगी? कब तक आप ऋण माफ करते रहेंगे? क्यों नहीं हम एक सिंपल पॉलिसी लाते हैं सरकार किसानों के लिए कि आपको 3 या 4% पे हर साल आपको कैबिनेट के पास नहीं जाना पड़ेगा, और एक स्टैंडर्ड रेट पे हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वही नीतियाँ होंगी, कर्ज के लिए वही नीतियाँ होंगी जो लगातार चलेंगी। क्यों नहीं एक सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है पॉलिसीज का? देखिए, बड़े पैमाने पर हमने अब तक जो है 2 बार कर्ज माफी की है, पिछले करीब 30 साल में, 25 साल में। तो एक तो ये बहुत बार नहीं हुआ है, और हमारे बैंक्स कहते हैं कि इससे क्रेडिट डिसिप्लिन खराब हो जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े कॉरपोरेट हजारों करोड़ रुपया उनको नहीं लौटाते, बिल्कुल सही है, उनका क्रेडिट डिसिप्लिन की वो कभी बात नहीं करते। पर्सनल क्रेडिट जब गड़बड़ होता है उसकी बात नहीं करते, लेकिन एग्रीकल्चर में, और सबसे बड़ी बात है कि जो देश का सबसे बड़ा बैंक है उसकी चेयरमैन अगर ये बात करे तो मैसेज बहुत गलत जाता है। देखिए, बिल्कुल मेरा तो मानना है कि किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज मिलना चाहिए। हाँ, ये है कि क्रेडिट डिसिप्लिन को आपको बेहतर करना चाहिए, ब्याज की मार उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा हुआ कई बार कि किसान ने जितना उसने कर्ज लिया था उससे ज्यादा ब्याज चुका दिया, और उसके बाद भी उसकी जमीन नीलाम हो गई। तो आप ये देखिए कि परिस्थितियां क्या है, लोग डरते हैं कर्ज लेने से, किसान खुश होकर के कर्ज नहीं लेता। ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट उस तरह नहीं हो रहा है। तो एक तो क्रेडिट का जो ग्रोथ है, जिस तरीके से हमने बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एक मैसिव कैंपेन चलाया सरकार ने, उसके जरिए बहुत लोगों के अकाउंट्स हो गए हैं जी। और आपको क्रेडिट का जो अभी भी जो बात है, जो सस्ता क्रेडिट है, वो तो क्रॉप लोन पे ही है ना, सीजनल क्रेडिट है वो आपका, फसली ऋण है। लेकिन अगर उसको ट्यूबवेल लगाना है, उसको ट्रैक्टर खरीदना है, उसको फार्म इम्प्लीमेंट तो वाकई आप 10-12 नहीं, उसको तो आपकी कार से महंगा ब्याज देना पड़ता है। हाँ। तो आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का? हम सिर्फ आधी बात करते हैं, समग्र रूप से बात करनी पड़ेगी ना। और क्यों नहीं हम उनको ब्याज मुक्त कर दे सकते? सरकार इंटरवेंशन का बोझ उठाए। जी बिल्कुल, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। तो चर्चा हमारी इस बात पर जारी है कि किसानों की आमदनी को दोगुना कैसे किया जाए। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, तजामुल हक साहब नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, और हरवीर सिंह जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। हक साहब, किसानों को अपने लेवल पे क्या करना होगा अगर उनको अपनी आमदनी को दोगुना करना है? उन्हें किस तरह की प्रैक्टिसेस, किस तरह की चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, अपने सही फरमाया कि सबसे बात यह है कि खाली सरकार ऊपर से कोई चीज़ थोपने से भी नहीं होगा, उनको भी समझना पड़ेगा, और वो जब तक नहीं समझेंगे कि हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं तो फिर करेंगे भी नहीं उसको। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर खाली ट्रेडिशनल फार्मिंग जिस तरह से वो करते हैं, अपने अपने एरिया में जाएं तो कोई राइस कर रहे हैं तो राइस ही कर रहे हैं, कोई कोदो कर रहे हैं तो कोदो ही कर रहे हैं, मिलेट्स कर रहे हैं मिलेट्स ही कर रहे हैं, मतलब उस ट्रेडिशनल वे में अगर वही चीज़ वो करते रहेंगे तो उनमें कुछ फ़ायदा उसको होगा नहीं। आज के दिन में थोड़ा एक तो मार्केट को ध्यान में रखते हुए कि किसमें फ़ायदा ज़्यादा है, मार्केट इन्फॉर्मेशन हो, और इसीलिए ही इनाम की बात जो हो रही है ना कि सारे मार्केट्स को इंटीग्रेट करके मार्केट इन्फॉर्मेशन भी दे, और एक मार्केट से दूसरे मार्केट पे ट्रांजैक्शन भी कर सके, और सारे इन्फॉर्मेशन उनको हो, तो इसका फ़ायदा उठाएं। वो जो ऑलरेडी सरकार कर रही है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश तभी होगा जब उसी हिसाब से वो एक्ट करेंगे, वो क्रॉपिंग पैटर्न भी उसका उसी हिसाब से डेवलप करेंगे। और साथ साथ यह है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा, खाली क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होने से नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना कि अभी भी आज के दिन में 6,447 रुपया का जो इनकम है टोटल, उसमें से 3,081 रुपया क्रॉप से आते हैं। ठीक है। और जो खास करके खाली क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है उसमें से मेजोरिटी 80% फार्मर्स ऐसे हैं जिनका हालत बहुत ख़राब है। तो अब ये बड़ा सिग्नल क्लियर है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप चाहे दूसरे से अनाज खरीद लो, लेकिन अपने आप
हाई वैल्यू क्रॉप्स करो और उस मार्केट को ध्यान में रखते हुए करो और सारे वैल्यू चेन सिस्टम से आपको जोड़ा जाए, वो सरकार का काम है। लेकिन उनको अपना मोटिवेट करना और मोटिवेटेड होना और मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए काम करना उनका ड्यूटी बनता है। लेकिन साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का मार्केटिंग एक्सटेंशन भी होना चाहिए, काफी एग्रेसिव होना, बहुत एग्रेसिव वे में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तालमेल लगा रखे ठीक से और इस गोल को ध्यान में रखते हुए करे तो इम्पॉसिबल नहीं है। 6 साल में किसानों का इनकम डबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपको जैसे कहा कि 3 गुना करना पड़ेगा और सारे में सुधार लाना पड़ेगा। इरिगेशन यूज एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, लैंड लीजिंग रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, क्रेडिट सिस्टम में रिफॉर्म्स लाके फार्मर्स के लिए कैसे उनको एक झटके में उनके ऋण मुक्त ऐसा करें कि प्राइवेट मनी लेंडर्स को उनका डिपेंडेंसी ना हो, उनका ऐसा ग्रुप फॉर्मेशंस हो कि कोऑपरेटिव सिस्टम्स डेवलप हो। मैं उसी पे आने वाला था हरवीर जी, जो कि कोऑपरेटिव सिस्टम को लगातार बहुत बारीकी से देखते रहे हैं। कोऑपरेटिव मॉडल अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं सफल हो पाया, उसको सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? और गुजरात में हम वो मॉडल देखते हैं सफल है हरवीर जी, लेकिन बाकी जो राज्य हैं जहाँ उनकी वाकई ज़रूरत है वहाँ पर किस तरह से ये वापस आ पाएंगे? देखिए, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, आपका ये टैगलाइन भी है न्यू इंडिया, तो आपको न्यू फार्मर्स खड़ा करना पड़ेगा। जो फार्मिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको बदलना पड़ेगा और उसी के जरिए आप जो यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, उसके अंदर एक भरोसा पैदा करना पड़ेगा कि अगर वो खेती में आएंगे तो उनके लिए यहाँ ये एक अच्छा मौका है, फ़ायदेमंद है। जैसे आपने कहा कि जो मार्केटिंग है, जो किसान को जो आमदनी मिलती है, उसके जो उत्पाद है उससे, वो सबसे वीक लिंक हमारे यहाँ है। जब वो ज़्यादा पैदा करता है तो दाम गिर जाते हैं और जो कंज्यूमर है वो तो अच्छा खासा दाम देता है, लेकिन बिचौलिए उसका सारा मुनाफा ले जाते हैं। तो अगर उसको 70-80% दाम वो मिल जाए जो कि कंज्यूमर्स उस उत्पाद के लिए चुका रहा है, तो शायद उसकी हालत सुधर जाएगी। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया है गुजरात का, जो अमूल मॉडल है, जो उसमें दूध का जो है, तो लेकिन बाकी जगह वो कुछ जगह दूध में तो रेप्लिकेट हुआ है, बाकी जो उत्पाद है उनमें नहीं हुआ। शुगर में थोड़ा हुआ था लेकिन अब उतना बेहतर नहीं है। तो इसमें जो जैसे हक साहब ने कहा कि एक तो जो प्रोड्यूसर्स, फार्म प्रोड्यूसर्स कंपनी बनवाई जाए, किसानों के ग्रुप बनाइए आप, और कोऑपरेटिव में बहुत गुंजाइश है, लेकिन वहाँ पर एक इस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत होती है कि अगर लीडर बिल्कुल एकदम कमिटेड है, ईमानदार है और अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहा है, एक तो उसके साथ लोग जुड़ भी जाएंगे, और जब तक लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगा और कमिटेड लीडरशिप नहीं होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव का बहुत दुरुपयोग हुआ है, लोगों ने उसको पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए एक व्हीकल की तरह यूज किया है। तो दोनों को डीलिंग करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बहुत ही बढ़िया मॉडल है हमारे लिए, लेकिन उसमें ये मानना पड़ेगा कि नई जनरेशन के जो लोग हैं, जो कमिटेड हैं, जिनका दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है, वो लोग आए, किसानों के ग्रुप बनाए, इकट्ठा हो, और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सरकार का, उसमें उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार अच्छा कोऑपरेटिव काम करती है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से आप उसको सुपरसीड कर देते हैं, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करते हैं। तो इससे उसको आपको इंसुलेट करना पड़ेगा कि कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल उनके सामने नहीं आएगी, और अगर वो इस तरीके से काम करेंगे तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरीके से, एक कंपनी और कॉर्पोरेट की तरीके से वो आए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप कर लेंगे, लेकिन जब तक मार्केटिंग की ताकत किसान के खुद के हाथ में नहीं देंगे, तब तक आप जो है उसको, उसकी आमदनी को बेहतर नहीं कर पाएंगे। सही कहा आपने कि जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप है, कम से कम वो खेती बाड़ी और कोऑपरेटिव सिस्टम दोनों से हटना होगा। पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। हक साहब, क्लोजिंग कमेंट इस कार्यक्रम में 2022 तक क्या वाकई किसानों की आमदनी को दोगुना या उससे भी बेहतर कर पाने में हम सफल होंगे, और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? दिशा सही है, एफर्ट्स और बढ़ाना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल भी और बढ़ाना पड़ेगा, और खास करके 3-4 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्रिटिकली: टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और मार्केटिंग सपोर्ट, और इसी तरह से इंश्योरेंस सपोर्ट और क्रेडिट सपोर्ट। ये 3-4 चीज़ अगर ढंग से कर लें और उसी पे फोकस करके काम करें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तजामुल हक साहब इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लेने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को वापस लौटना होगा, और बहुत मुमकिन है अगर युवा एक तरह से पार्टिसिपेट करें देश के नए एग्रीकल्चर रिफॉर्म की दिशा में, और वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप ले आएँ, मार्केटिंग लेकर के आएँ, और साथ ही साथ जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वो लेकर के आएँ, तो हम शायद इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना या फिर उससे भी बेहतर किया जा सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
Business Morning was brought to you by BSE IPF,